आम्रपाली सोम, राजकुमारी मुकुंदा और राजकुमार मणिधर के साथ उस कबीले पहुंच चुकी थी जहां का खंजर उनके हाथ लगा था, लेकिन वहां के मुखिया ने उनकी सहायता करने से मना कर दिया था। आम्रपाली ऐसे ही खाली हाथ वहां से वापस नहीं लौट सकती थी, इसलिए वो वहां के मुखिया से हाथ जोड़कर सहायता मांगने लगी। सभी आम्रपाली को ही देख रहे थे, लेकिन मुखिया अभी भी उसकी सहायता करने से इनकार कर रहा था। तभी सोम भी आम्रपाली के साथ मिलकर उनसे आग्रह करने के लिए आगे आया। उनके बार बार विनती करने पर कबीले के मुखिया ने कहा, तुम सब जिनके लिए यहाँ आए हो वो अब हमारे कबीले के सदस्य नहीं रहे। हमने उन्हें यहाँ से निष्कासित कर दिया है। जैसे ही मुखिया ने ये कहा, आम्रपाली के साथ साथ तीनों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। उनके मन में यही सवाल थे कि क्या उनका वहां तक आना बेकार हुआ? वो दोनों आदमी कबीले में नहीं थे तो फिर कहाँ होंगे? लेकिन आम्रपाली ने भी हार नहीं मानी। उसने उम्मीद भरी नजरों से पूछा, क्या हम उनके निष्कासित किए जाने की वजह जान सकते हैं? कबीले के मुखिया ने कहा, हमारा उसूल है, एक बार जिसे कबीले से निकाल दिया जाता है वो हमारे लिए मृत समान होता है और उसके बारे में कोई भी दोबारा बात नहीं करता। इसलिए हम अपने उसूलों के खिलाफ जाकर उनके बारे में किसी भी तरह की चर्चा नहीं कर सकते। हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते। बेहतर होगा कि अब तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि तुम चारों भी जितनी देर यहाँ रुकोगे अपनी मौत को उतने ही करीब बुलवा लोगे। मुखिया के इतना कहते ही उनके पास खड़े उनके साथी अपने अपने तीर पर पकड़ मजबूत बनाकर उन चारों की तरफ ऐसे घूरने लगे मानो मुखिया का एक इशारा मिलेगा और एक चुटकी में उन चारों का अंत भी हो जाएगा। उन्हें देख उन चारों के गले सूखने लगे। तभी मुखिया ने आगे कहा, हम यहाँ बाहरी लोगों को एक पल भी बर्दाश्त नहीं करते। तुम लोगों की किस्मत अच्छी है कि तुम लोग अब तक जीवित हो। ये बोलकर वो मुखिया अपने आदमियों के साथ वहां से चला गया। उनके जाते ही वहां खड़े कबीले के बाकी लोग भी एक एक करके जाने लगे। वो चारों उनकी बातों से घबराए हुए थे, लेकिन फिर भी वो वहां से नहीं गए। उस वक्त आम्रपाली असहाय महसूस कर रही थी। राजकुमारी मुकुंदा ने उसके पास आकर कहा, अब क्या करेंगे हम लोग? इन्होंने तो कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया है। आम्रपाली ने हिम्मत से कहा, नहीं, हम यहाँ से खाली हाथ नहीं जा सकते। जो कोई भी हमें फंसाना चाहता है वो भी अपनी चाल चल रहा होगा और इस स्थिति में हमारा हार मान लेना हमें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देगा। हम यहाँ से तब तक नहीं जा सकते जब तक हमें पूरी तरह से उन दोनों आदमियों के बारे में जानकारी नहीं मिल जाती। उस वक्त राजकुमार मणिधर का ध्यान चारों तरफ था कि कहीं कोई उन पर हमला न कर दे, इसलिए वो सतर्क होकर खड़े थे। लेकिन सोम की नजर वहां खड़ी एक और औरत पर थी जो अपने पुत्र को लेकर उनकी तरफ ही देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो उम्मीद भरी नजरों से उन्हें देख रही थी। उसे देख सोम को अजीब लगा, क्योंकि वहां से सभी जा चुके थे, लेकिन एक वो ही थी जो रुकी हुई थी। लेकिन कुछ देर रुकने के बाद वो भी वहां से जाने लगी। उस औरत पर आम्रपाली की भी नजर थी। उसे देखने के बाद आम्रपाली के दिमाग में कुछ चलने लगा। तभी सोम आम्रपाली के पास आकर कहता है, आम्रपाली जी, आप सत्य कह रही हैं। इस तरह हमारा लौट कर जाना उचित नहीं होगा। हमें किसी भी परिस्थिति में उनके बारे में पता करना ही होगा। लेकिन कैसे? राजकुमार मणिधर ने पूछा। आप लोग कुछ वक्त यहीं पर रुकिए, हम बस अभी आए। भले ही वो दोनों आदमी यहाँ पर नहीं है, लेकिन उनका परिवार तो होगा। सोम ये बोलकर वहां से जाने लगा। उसकी बातों से आम्रपाली ने उसे उस औरत की तरफ इशारा करते हुए कहा, सुलोचना, हमें लगता है कि हमें उस तरफ जाना चाहिए। आम्रपाली का इशारा सोम के समझने के लिए काफी था। उसने कहा, लेकिन हम सबका एक साथ जाना उचित नहीं होगा। हमें लगता है कि हम में से दो को यहीं पर रुकना चाहिए ताकि इन लोगों को हम पर संदेह ना हो। तो फिर ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। ये बोलकर राजकुमारी मुकुंदा सोम के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। इसलिए आम्रपाली और राजकुमार मणिधर वहीं खड़े सतर्क होकर उनके लौटने का इंतजार करते रहे। इधर आम्रपाली की आखिरी उम्मीद वो दोनों आदमी थे, तो उधर सम्राट बिंबिसार की आखिरी उम्मीद वो राज्य वैद्य थी जो रानी कौशला देवी का इलाज कर रही थी। रानी कौशला देवी के दिए वचन के मुताबिक सम्राट अपना काम समाप्त कर सीधे उनके पास आकर बैठते थे, लेकिन कौशला देवी की बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये देख सम्राट बिंबिसार ने राज्य वैद्य से पूछा, हमें समझ नहीं आ रहा कि आखिर रानी कौशला देवी का ज्वर कम क्यों नहीं हो रहा है। पूरे 2 दिन गुजर गए हैं लेकिन उनका ताप एक समान बना हुआ है। उस वक्त राज्य वैद्य कौशला देवी को भोजन के पश्चात दिए जाने वाली औषधि तैयार कर रही थी। सम्राट के सवाल पर उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसने रानी कौशला देवी की तरफ देखा और रानी ने अपनी पलकें झपकाकर उसे जवाब देने का इशारा किया।
तभी राजवैद्य ने काफी सोच समझकर सम्राट को उत्तर देते हुए कहा, जी सम्राट, मस्तिष्क ज्वर जल्दी ठीक नहीं होता। यदि रानी लगातार औषधि सही वक्त पर लेती रहेंगी तो वो जल्दी ठीक हो पाएंगी। उसके जवाब से रानी कौशला देवी ने सुकून की सांस ली, लेकिन सम्राट के दिमाग में अभी भी कुछ चल रहा था। वो अपनी जगह पर खड़े हुए राजवैद्य के पास रखे उन औषधियों को देखने लगे जो वो रानी कौशला देवी को दे रही थी। सम्राट को इस तरह हर एक औषधि की जांच करते हुए देख राजवैद्य और रानी कौशला देवी दोनों का हृदय अब बैठे जा रहा था। लेकिन कुछ देर बाद सम्राट ने राज्यवैद्य से कहा, ठीक है, आप रानी कौशला देवी का ध्यान रखिए, हम बस अभी आए। ये बोलकर सम्राट सीधे अंतेनाग के पास गए और उससे कहते हैं, अंतेनाग, मगध में जितने भी अनुभवी वैद्य हैं उन सबको अभी के अभी महल में लेकर आओ। अंतेनाग बिना कोई सवाल किए वहाँ से चला गया। सम्राट बिंबिसार चाहते थे कि रानी कौशला देवी जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, इसलिए अब वो बाकी वैद्यों से भी उनका उपचार करवाने वाले थे। लेकिन सम्राट इस बात से अनजान थे कि रानी कौशला देवी तो ढोंग कर रही थी। जहाँ मगध में सम्राट बिंबिसार आम्रपाली के लिए परेशान थे, वहीं वैशाली में विक्रमदेव के पिता चरणजीत विक्रमदेव के अंतिम संस्कार के बाद आचार्य के पास आए। विक्रमदेव की हत्या के बारे में जानकर वो काफी क्रोधित थे। आचार्य ने दरबार में सभा का आयोजन किया हुआ था, जहाँ सामंत चरणजीत भी थे जो आचार्य से सवाल जवाब कर रहे थे। उस वक्त महारानी वहाँ पर नहीं थी। वो सुभद्रा और कपाला के साथ उत्सव की तैयारियों में व्यस्त थी। सामंत चरणजीत ने आचार्य से पूछा, क्या आपके महल में आए हुए अतिथियों का ऐसे स्वागत होता है? कहाँ है हमारे पुत्र की हत्या का दोषी? और आचार्य, आप उस वक्त कहाँ थे जब हमारे पुत्र की निर्मम हत्या की गई थी? चरणजीत का क्रोध देखकर आचार्य को महारानी की बात याद आ गई। उन्होंने सुबह उनसे यही कहा था कि यदि जल्द से जल्द आरोपी का पता नहीं चला तो विक्रमदेव के पिता को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। चरणजीत का क्रोध 7वें आसमान को छू रहा था। आचार्य ने उसे समझाते हुए कहा, शांत हो जाइए सामंत चरणजीत जी, जल्द ही वो दोषी हमारी कैद में होगा। हमारी छानबीन जारी है, आपको अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कब आचार्य, कब? हमारे पुत्र की हत्या हुए पूरे 3 दिन हो चुके हैं, परंतु आज तक वो आरोपी पकड़ा नहीं गया। कहाँ है वो जिसके कक्ष के सामने हमारे पुत्र की हत्या हुई थी? बुलाइए उस नगरवधु आम्रपाली को, वही है हमारे पुत्र की हत्यारिन। जब चरणजीत वैशाली आए थे तब तक उन्हें विक्रमदेव की हत्या के बारे में सारी जानकारी दे दी गई थी और उन्हें ये भी बता दिया गया था कि आम्रपाली को उनकी हत्या का आरोपी करार किया गया है, लेकिन उसे खुद को निर्दोष साबित करने के लिए कुछ दिनों की मोहलत दी गई थी। और यही वजह थी कि चरणजीत आम्रपाली को साफ साफ दोषी ठहरा रहे थे। आचार्य उन्हें समझाने की कोशिश कर तो रहे थे, लेकिन चरणजीत थे कि उनकी कोई बात सुनना भी नहीं चाह रहे थे। उसी वक्त एक सैनिक ने आकर आचार्य को बताया कि वैशाली के राजा वैशाली वापस लौट आए हैं और वो कुछ ही वक्त में महल पहुंचने वाले हैं। ये खबर सुनकर आचार्य अचंभित हो उठे। उनके अंदर ही अंदर सवालों के तूफान उठने लगे। वो अपने मन में कहते हैं, ये क्या, महाराज कुछ दिन बाद आने वाले थे, लेकिन इतनी जल्दी क्यों? हमने सोचा था कि उनके आने से पहले आम्रपाली का खेल खत्म कर देंगे, लेकिन अब क्या करें? क्या जवाब देंगे हम उन्हें? उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि महाराज इतनी जल्दी वैशाली वापस आ जाएंगे। तब तक पूरे दरबार में भी ये बात फैल चुकी थी कि वैशाली के राजा वापस लौट आए हैं। इस खबर को सुनकर सामंत चरणजीत अपना निर्णय सुनाते हुए कहते हैं, तब आपके महाराज को हमारे सभी सवालों के जवाब देने होंगे। हमारे पुत्र के आरोपी को वो इस तरह कैसे जाने दे सकते हैं? जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है वो खूनी हमारे हाथ से फिसलता जा रहा है। आचार्य को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अच्छे से जानते थे कि महाराज आम्रपाली का पक्ष निश्चित सुनेंगे और ऐसे में यदि महाराज ने जांच पड़ताल शुरू की तो अवश्य ही आम्रपाली निर्दोष साबित हो जाएगी और अपनी षड्यंत्र के शिकार वो खुद बन जाएंगे। जहाँ एक और सभी राजा के स्वागत के लिए निकल पड़े थे तो वहीं आचार्य अपने कक्ष में चले गए थे। उन्होंने तुरंत अपने गुप्तचर को बुलाया और उससे कहा, तुम्हें उन दोनों को मारकर उनका सारा नामो निशान मिटा दिया था ना? किसी भी तरह का कोई भी प्रमाण छूटा तो नहीं है ना? आचार्य की बात सुनकर गुप्तचर सन्न होकर रह गया। वो अपना सिर झुकाए चुपचाप खड़ा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उनकी तरफ देख भी सके। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें छलक पड़ी थी। जब आचार्य ने उसके हाव भाव देखे तो वो चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या हुआ तुम्हें? गुप्तचर ने लड़खड़ाते हुए शब्दों में कहा, कुछ नहीं आचार्य। तो फिर बताओ, कोई प्रमाण तो नहीं बचा ना? आचार्य के सवाल पर फिर से वो गुप्तचर मौन होकर रह गया।
और घबराई हुई नजरों से इधर उधर देखने लगा। उसकी खामोशी अब आचार्य से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो उस पर भड़क उठे और कहते हैं, तो मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। सांप सूंघ गया है क्या तुम्हें? आचार्य की डांट सुनकर गुप्तचर सहम गया। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, क्षमा करना आचार्य, कल रात वो दोनों आदमी हमारी कैद से भाग गए। भाग गए? ये सुनकर आचार्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके सब्र का बांध टूट गया था और वो गुप्तचर पर चिल्ला उठे, भाग गए का क्या मतलब है मूर्ख? तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? उनके जीवित रहने का मतलब समझते हो तुम? उनके जीवित होने का मतलब है सूली आम्रपाली के गले में नहीं, हमारे गले में डली हुई है। और ये बात तुम्हें अभी तक समझ नहीं आई, और ये बात तुम मुझे अब बता रहे हो। ये बोला आचार्य वहीं बेचैन होकर बेवजह इधर से उधर चलने लगे। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, एक तरफ महाराज बिना बताए वापस आ चुके हैं और दूसरी तरफ महारानी हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गई हैं। यदि धोखे से भी वो दोनों आदमी उनके हाथ लगे तो सारी बाजी पलट जाएगी। गुप्तचर घबराया हुआ वहीं खड़ा था। उसने कहा, क्षमा कीजिएगा आचार्य, गलती हो गई। ये सुनकर आचार्य उस पर बौखला उठे। उन्होंने उसे अपने पैर से उसकी छाती पर जोर से मारा और कहा, तुम्हारे लिए कोई गलती होगी परंतु हमारे लिए नहीं। इससे पहले वो किसी और के हाथ लगे, किसी भी हाल में उन्हें ढूंढ निकालो, अन्यथा तुम जीवित नहीं बचोगे। अब जाओ यहाँ से। जहाँ आचार्य अब तक ये सोचकर निश्चिंत थे कि उन्होंने आम्रपाली के सबसे बड़े प्रमाण को मिटा दिया है, लेकिन अब उनका सारा सुख चैन राख हो चुका था। उनके अंदर ही अंदर भय और बेचैनी घर कर चुकी थी। उन्होंने कहा, आम्रपाली भी उसी कबीले की ओर गई है जहाँ वो लोग रहते हैं। कहीं वो दोनों उनके हाथ न लग जाए। यदि ऐसा हुआ तो वैशाली के राजा हमें बाद में मारेंगे। उससे पहले रानी कौशला देवी न सिर्फ हमें बल्कि हमारे पूरे परिवार को खत्म कर देगी। एक तरफ आचार्य की सारी बाजी पलटी हुई नजर आ रही थी, तो वहीं सोम एक आखिरी उम्मीद लिए मुकुंदा के साथ उस कबीले की औरत का पीछा करते हुए आगे बढ़ गया, जो आखिरी वक्त तक वहीं खड़ी रही और उनकी तरफ निहार रही थी। राजकुमारी मुकुंदा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सोम क्या करना चाहता है। उसने कहा, सुलोचना तुम जा कहाँ रही हो? सोम ने उसे शांत कराते हुए धीमे से कहा, धीरे बोलिए राजकुमारी, यदि किसी ने सुन लिया तो हम अपना कार्य नहीं कर पाएंगे। कुछ देर बाद उस औरत का पीछा करते हुए वो दोनों उसके घर के पास पहुंच गए। सोम चुपचाप उस घर की खिड़की के पास जाकर अंदर की तरफ झांकने लगा। उसे ऐसा करते हुए देख राजकुमारी मुकुंदा ने फुसफुसाते हुए कहा, सुलोचना ये तुम कहाँ आ गई हो और ये किसका घर है और तुम इस तरह छुप छुप कर क्या देख रही हो? सोम ने राजकुमारी मुकुंदा की तरफ हाथ से इशारा करके उन्हें शांत रहने के लिए कहा। चुप हो जाइए राजकुमारी, हमें पता करने दीजिए कि आखिर ये औरत है कौन। उसकी बात सुन राजकुमारी मुकुंदा ने आगे कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद सोम दोबारा उस घर के अंदर झांक कर देखने लगा। वो औरत जैसे ही अपने घर में आई फूट फूट कर रोने लगी। उसे रोता हुआ देख उसका बच्चा जो कि 6 से 7 साल का था वो बोलता है, माँ आप क्यों रो रही हो? वो लोग कौन थे? क्या अब पिताजी कभी वापस नहीं आएंगे? उस बच्चे के इतना कहते ही उस औरत ने उसे अपने गले से लगा लिया और कहा, नहीं पुत्र, तुम्हारे पिताजी अवश्य वापस आएंगे। लेकिन माँ, मेरे मित्र तो कह रहे थे कि वो अब कभी नहीं आएंगे। वो सब झूठ कह रहे थे, ज्यादा मत सोचो, काफी रात हो गई, अब तुम सो जाओ। ये कहते हुए उस औरत ने अपने बच्चे को घास फूस की बनी शैया पर लेटा दिया और अंदर ही अंदर दर्द के आंसू लिए वो अपने बच्चे को सुलाती रही। कुछ ही देर में वो बच्चा सो गया। उस औरत ने एक पतला सा चादर उसे उड़ाया और सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कैसे सच कहे तुमसे पुत्र, इस कबीले से जिसे एक बार निष्कासित कर दिया गया हो वो कभी भी लौट कर नहीं आ सकता। यहाँ तो उनका नाम लेना भी दंडनीय है। हमें क्षमा करना पुत्र, हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते। हम तुम्हारे पिताजी को वापस नहीं ला सकते। ये सब कुछ सोम और राजकुमारी मुकुंदा छुपकर सुन रहे थे। जैसे ही सोम को यकीन हुआ कि वो औरत उन 2 आदमियों में से किसी एक की पत्नी है, तो वो लोगों की नजर से बचकर उसके घर में घुस गया। क्या उस औरत से मिलकर आम्रपाली और सोम की समस्या दूर हो जाएगी? क्या उनकी ये खोज पूरी हो पाएगी? क्या सरना युवराज स्वर्णसेन से मिल पाएगी और उनसे मिलकर सरना की याददाश्त वापस आ पाएगी? क्या आचार्य का सत्य सबके सामने आ जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए